जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में। आज के इस वीडियो में 26 दिसंबर 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी मैं यहाँ पर आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ। अच्छा, जो भी स्टूडेंट पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं, आपको बता दूं कि बिहार की परीक्षाओं के लिए ये डेडिकेटेड करंट अफेयर्स की सीरीज है। आप पूरी निरंतरता के साथ यहाँ पर क्लासेस को अगर फॉलो करते हैं तो ये हमारा दावा है कि आपको कहीं से भी करंट अफेयर्स को लेकर कुछ भी पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पूरे इस सीरीज को एकदम ध्यानपूर्वक, एकदम बारीकी से देखिएगा और इसका जो पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं उसको पढ़िएगा, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। अच्छा, इस वीडियो में एक ऑफर को लेकर भी हम जानकारी देंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि बदलते हुए मौसम में थोड़ा सा तबीयत जो है वो डाउन चल रहा, खराब है। आपको आवाज़ से ये महसूस हो रहा होगा, तो आज भर एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। दरअसल पिछले वीडियो में हमने एक जो प्रश्न आपसे पूछा था कि रिसेंटली आलोक राज के स्थान पर बिहार के जो नए डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, वो कौन नियुक्त हुए हैं? तो उनका नाम है विनय कुमार, ठीक है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, विकल्पों की अगर हम खंडन करें तो ब्रजेश मेहरोत्रा जो आपको दिख रहा है यहाँ पर नाम विकल्प बी में, तो ब्रजेश मेहरोत्रा की जगह वर्तमान में अमृतलाल मीना जो कि बिहार के मुख्य सचिव हैं, यानी कि इनसे पहले ब्रजेश मेहरोत्रा थे बिहार के मुख्य सचिव, जबकि परमार रवि मनोभाई इस समय वर्तमान में बीपीएससी के चेयरमैन हैं, बिहार लोक सेवा आयोग के। तो फिलहाल इतनी सारी जानकारी आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होगा, हमने ऑलरेडी कई बार आपको बतला दिया है। अब यहाँ पर हम आगे चलेंगे, सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। लेकिन उससे पहले करंट अफेयर्स का यही वो कोर्स है जो कि बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप ये तमाम फायदे इस कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। अब यहाँ पर आते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि मार्च 2025 में बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जाएगा? देखिए, ये इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर सी, यानी कि राजगीर। अच्छा, इस तरह का आयोजन पहले एक बार बिहार में हो चुका है, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ये दूसरी बार होगा जब बिहार में 2025 में मार्च महीने में आयोजित होगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर सी। आइए इनसे संबंधित तथ्यों को देखते हैं। पहला पॉइंट है कि बिहार की जो ऐतिहासिक नगरी है राजगीर, जिसे कि पहले गिरिव्रज भी कहा जाता था, जो कि नालंदा जिले के अंतर्गत आता है वर्तमान में। तो यहाँ पर अगले वर्ष मार्च 2025 में विश्व कप महिला कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। ये ध्यान रखिए, ये प्रस्तावित है। साथ आपको ये बता दूं कि राजगीर में जो इंडोर स्टेडियम है, यहीं पर इस प्रतियोगिता आयोजित होगी और इस प्रतियोगिता में कुल मिलाकर 14 टीमें भाग लेंगी, भारत सहित, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं, पाकिस्तान को लेकर इस समय तक संशय बना हुआ है। अगर कुछ अपडेट होती है जब ये प्रतियोगिता आयोजित होगी तो पुनः से हम इसके बारे में आपको बतलाएंगे। फिलहाल जो जानकारी है वो यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि बिहार में जो पहली बार विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप का जो आयोजन हुआ था, ये आयोजन 2012 में पाटलिपुत्रा खेल परिसर में हुआ था, 2012 में। लेकिन अब 13 साल बाद ये आयोजन होना है 2025 में। कहाँ पर? तो राजगीर में। अच्छा, भारतीय महिला कबड्डी टीम की बात हो रही है यहाँ पर, तो ऐसे में आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय महिला कबड्डी टीम ने 2012, फिर 2013, फिर 2014 और फिर 16 में विश्व कप का जो खिताब है कबड्डी का, ये अपने नाम किया है। लेकिन एशियाई खेलों में अगर हम बात करें खिताब की, यानी कि स्वर्ण पदक की, 2010, 14 और 2022 में भारतीय महिला टीम ने अपने नाम किया है। अच्छा, आप सभी को मालूम होगा कि कबड्डी जो है ये बिहार की राजकीय खेल है। यहाँ पर इस पॉइंट को हमने आपके समक्ष रखा है। कबड्डी बिहार की राजकीय खेल है। कबड्डी बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय खेल है, ये ध्यान रखिए। अगर देश की बात करें तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। अच्छा, कबड्डी में प्रत्येक टीम में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है, 7 नहीं बल्कि 7 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में, यानी कि दोनों पक्ष में। अच्छा, कबड्डी खेल के अतिरिक्त खो खो हो गया और शतरंज हो गया, ये तीनों खेल का जो जनक है, जो प्रमुख खेल है, इसका जनक भारत को कहा जाता है। अच्छा, कई बार कई लोगों के मन में ये डाउट होता है कि बिहार नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीय खेल क्या है। चलिए, ये प्रश्न मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पूरी ईमानदारी पूर्वक कि भारत की राष्ट्रीय खेल क्या है।
आपको इसके बारे में अगर डिटेल में जानकारी मालूम है तो वो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर एक जानकारी और भी दे दूं, चूंकि खेल की बात हो रही है तो वर्तमान में केंद्रीय खेल मंत्री हम मनसुख मंडाविया और बिहार के खेल मंत्री हैं सुरेंद्र महता। ये दो बेसिक सी जानकारी है, आपको हर समय याद होनी चाहिए, खास करके अभी जो इस पद पर ये कार्यरत है। ठीक है, तो फिलहाल इतनी जानकारी यहाँ पर ध्यान रखना। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए, प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में यानी कि दिसंबर 2024 में किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 एथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो इस मंजूरी मतलब इस परियोजना को जो मंजूरी दिया गया है ये संबंधित है बिहार से, अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, आने वाले दिनों में कई सारी चीजें मुझे लगता है कि यहाँ से और भी निकल कर आएंगे, तो वो हम आपको अवश्य बतलाएंगे। फिलहाल इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऋण सब्सिडी के लिए 47 एथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने, जो बिहार से संबंधित है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेगा, एथेनॉल नीति को लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो अपना बिहार है। इस चीज को बखूबी आपको याद रखना है। जिस प्रकार आप लोग एक ध्यान रखते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, एक्चुअली में सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। इसी के तहत सेमिकॉन इंडिया एक खास करके पहल भी शुरू किया गया था। उसके बाद दूसरा राज्य बना उत्तर प्रदेश। ये चीजें इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, जब उत्तर प्रदेश इस चीज को लेकर खबरों में था तो पेपर वगैरह में ये लिखा हुआ आया था हेडलाइन कि सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो पेपर में भी कई बार इस तरह की चीजें गलत आपको देखने को मिल सकता है, मिस प्रिंट होता है। ठीक है, कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये चीज आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन पहला राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है, दूसरा है उत्तर प्रदेश। इस चीज को बखूबी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आगे बढ़े आज के इस वीडियो में, उससे पहले आपको बता दूं कि क्रिसमस के अवसर पर एक ऑफर आपको दिया गया था। आज ये ऑफर की अंतिम तिथि है, मध्य रात्रि 12 बजे ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। आपको इस कोर्स में यानी कि 71वीं बीपीएससी की प्रिपरेशन में अगर आप लगे हैं, आप इस कोर्स को बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए तमाम आपको हम स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज आदि देंगे। इसी में आपका करंट अफेयर्स का कोर्स भी इंक्लूडेड रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेगा, सभी चीजें महज आप 299 रुपये में इस कूपन कोड के साथ प्राप्त कर पाएंगे। कूपन कोड है बीपीएससी 71। जो लोग इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। अब यहाँ पर हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में मलेशिया में आयोजित अंडर 19 महिला T20 एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो अभी हाल ही में इस खिताब को बांग्लादेश को हराकर भारत ने अपने नाम किया है। ये इसका उद्घाटन संस्करण था जो कि भारत ने जीता है, अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं, एसीसी अंडर 19 महिला T20 एशिया कप 2024 का जो आयोजन है ये कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित हुआ। ये जो है मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, यहीं पर आयोजित हुई। आयोजन तिथि 15 से 22 दिसंबर 2024। 15 दिसंबर को शुरुआत हुई थी, 22 दिसंबर को इसका फाइनल खेला गया। और इस टूर्नामेंट में अगर हम बात करें तो एशिया की 6 टीमों ने भाग लिया था। और यहाँ पर इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले की बात करें तो बांग्लादेश ने या फिर भारत ने बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर इसके उद्घाटन संस्करण का जो खिताब है वो अपने नाम किया है। यानी कि अंडर 19 महिला T20 एशिया कप के पहले संस्करण का विजेता रहा अपना भारत, अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अच्छा, एक जानकारी और आपको दे दूं, इस प्रतियोगिता के संपन्न होने के बाद एक नई अपडेट निकल कर आती है कि विमेन्स अंडर 19 T20 विश्व कप, अभी हम बात कर रहे थे एशिया कप की, लेकिन ये T20 अंडर 19 विश्व कप 2025 का जो आयोजन है ये 18 जनवरी 2025 से शुरू होगा, जो कि 2 फरवरी 2025 तक आयोजित होगा। इस टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 16 टीमें हिस्सा लेंगी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा, इस टूर्नामेंट के लिए बीसीसीआई की महिला समिति ने भारत की 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान किया है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि भारतीय टीम की जो कमान है ये निक्की प्रसाद को सौंपी गई है, यानी कि जो कप्तान नियुक्त किया गया ये अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप के लिए ये निक्की प्रसाद को नियुक्त किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, एक बात और, आईसीसी जो है ये क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अच्छा, आपको बता दें कि वर्तमान में आईसीसी 3 प्रारूप में, जो कि प्रारूपों की बात करें यानी कि फॉर्मेट की बात करें तो सबसे छोटा फॉर्मेट है T20, फिर आता एक दिवसीय जिसे कि वनडे कहते हैं, फिर आता टेस्ट क्रिकेट। तो ये 3 फॉर्मेट में क्रिकेट का आयोजन कर रही है। अच्छा, वर्तमान में आईसीसी के जो चेयरमैन है वो कौन है? यहाँ पर आप तस्वीर में देख रहे हैं जैसा है।
चलते हैं अगले प्रश्न पे। हालांकि क्रिकेट से जुड़ी हुई कई सारी जानकारी रिसेंटली कई बार हमने आपको दिया है इस सीरीज में, बखूबी उन सभी को रिवाइज करते आपको रहना है। चौथे प्रश्न पे आते हैं। हालिया जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस प्रश्न को आप वीवीआई प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। देखिए यहाँ पर वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र यानी कि दोनों अलग अलग चीज है। वन और वृक्ष आवरण दोनों एक अलग है, हालांकि कुछ सिमिलरिटीज है लेकिन दोनों अलग है। इसे अच्छे तरीके से समझिए। वन एक अलग चीज हो गया, यानी कि जो फॉरेस्ट एरिया है वो एक अलग चीज होता है, और वृक्ष जो आवरण है वो एक अलग विषय है, अलग चीज है। ठीक है, तो अगर दोनों को सम्मिलित तौर पर देखें तो ये बढ़कर नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर ये हो गया है 27.17%। अतः विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। इन्होंने 21 दिसंबर 2024 को वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया है। अच्छा, इस विमोचन की बात अगर हम करें या फिर इस रिपोर्ट की बात करें, आपको बता दूं यह एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है जो कि 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर प्रकाशित होती है। और अभी जो 2023 को लेकर ये रिपोर्ट 2024 में आई है, तो ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो है इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। ये ध्यान यहाँ पर रखना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मिस्टेक हो रहा है, ये विकल्प नंबर डी इसका राइट नहीं होगा, बल्कि विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 25.17% हो गया है बढ़कर। ठीक है, इसको आप लोग सुधार कर लेंगे। कितना हो गया है? तो 25.17% हो गया है। आइए यहाँ पर इस पॉइंट से संबंधित कई सारी जानकारी है, मतलब इस टॉपिक से संबंधित, इस रिपोर्ट से संबंधित, उसको एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब जो आपके समक्ष ये डेटा है, आपको बखूबी इसे अच्छी तरीके से समझना है, ध्यान रखना है। देखिए रिपोर्ट के अनुसार कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र जो है ये बढ़कर 8,27,357 वर्ग किलोमीटर का हो गया है, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। एक्चुअली यही यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर अगर हम बात करें वनावरण का जो क्षेत्रफल है, वन की सिर्फ बात करें तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, तकरीबन 21.76% है। जबकि वृक्ष आवरण का जो क्षेत्रफल है ये 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, तकरीबन 3.41% है। इस पॉइंट में जितने भी डेटा आपको दिख रहा है अच्छी तरीके से देखिएगा और इसे याद रखिएगा। एक अंक यहां से आपको अच्छी तरीके से मिल सकता है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से देखना है। अच्छा, एक बात और इसमें कही गई कि वर्ष 2021 की तुलना में देश के वन और वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, जिसमें वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आवरण में अगर हम देखें तो 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि शामिल है। अच्छा, ये तमाम चीजें इस रिपोर्ट से संबंधित यहाँ पर इस स्लाइड में हमने आपके समक्ष रखा है। इस रिपोर्ट के बारे में जो प्रश्न मेरे ख्याल से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो पॉइंट वाइज सभी को यहाँ पर हमने आपके समक्ष रख दिया है। चलिए, पूरी तो हम आपको यहाँ पर नहीं बताएंगे। आई थिंक आपको ये शायद छोटा छोटा भी दिख रहा होगा, क्योंकि ये डेटा बहुत है, इसको हमें एक स्लाइड में ही आपको बतलाना था। आप इसको पीडीएफ के माध्यम से जरूर पढ़ लीजिएगा। लेकिन उससे पहले एक जानकारी हम आपको अवश्य देना चाहेंगे। इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर ध्यान केंद्रित कीजिए। ये वाले पॉइंट पर देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य जो हैं ये मध्य प्रदेश है, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले अगर हम सिर्फ बात करें 3 राज्य की जो शीर्ष है, तो उसमें भी मध्य प्रदेश पहले है, लेकिन दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़। मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को जरूर कवर कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, एक अंक आपको जरूर मिल जाएगा। चलिए, 5वें प्रश्न पे आते हैं कि निम्न में से सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा वी रामा सुब्रमण्यम। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी रामा सुब्रमण्यम को हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नवा अध्यक्ष नियुक्त किया। जो आप इन्हें यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्रम की दृष्टिकोण से इस आयोग के नवे अध्यक्ष हैं। उन्होंने जून 2021 में इस पद पर नियुक्त हुए अरुण कुमार मिश्रा का स्थान लिया है। अच्छा, यहाँ पर जो हम बात करें वी रामा सुब्रमण्यम की, तो सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त में मद्रास, हैदराबाद और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ठीक है, ये एक प्रमुख हस्ती हैं और ये नवे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं।
ये यहाँ पर ध्यान रखें। अच्छा, एक जानकारी और हम आपको देंगे, यहाँ पर बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की। तो वर्तमान में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं, जिन्होंने 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं यही है संजीव खन्ना, वर्तमान में ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस है। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, न्यायमूर्ति HJ कन्या ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। ये एग्जाम में पूछा हुआ पॉइंट है। अच्छा, आपको बता दूं कि पटना हाई कोर्ट के जो मौजूदा व 44वें मुख्य न्यायाधीश हैं ये कृष्णन विनोद चंद्रन है, जो कि केरला के रहने वाले हैं। इतनी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें RBI, और इसके अतिरिक्त नीति आयोग, ऐसे कई सारे संस्था हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं पहले भी। तो आने वाले समय में भी यहाँ से अराइज होने की संभावना बनती है। ये प्रश्न के दिग्गज फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता श्याम बेनेगल, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, इनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बताइए कि किस वर्ष उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत में सिनेमा की दुनिया में दिए जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान है और इन्हें दिया गया था 2007 में। अब यहाँ पर जरूरी जानकारी जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी आपके समक्ष हमने रखा है। एक तो यहाँ पर जो श्याम बेनेगल की बात कर रहे हैं, तो रिसेंटली 23 दिसंबर 2024 को 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। उन्हें मिले प्रमुख सम्मान में पद्मश्री 1976 में मिला था, पद्म भूषण जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, इन्हें वर्ष 1991 में मिला था। लेकिन जो बात एक्चुअली हम कर रहे हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, ये मिला था इन्हें 2007 में। लेकिन अब यहाँ पर कुछ जानकारी और हम आपको देंगे। अच्छा, वो पॉइंट पहले देख लेते हैं कि भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 2007 में उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, इनसे संबंधित एक पॉइंट ये भी है कि एकमात्र वे फिल्म निर्देशक हैं जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म के लिए 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। ये एकमात्र फिल्म निर्देशक हैं बॉलीवुड में, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर बात हो रही है दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार की। तो 2024 को लेकर ये आपको बता दूं, रिसेंटली हमने हालांकि बतलाया है कि अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को हाल ही में 8 अक्टूबर 2024 को सिनेमा के क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप इन्हें यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती को इस तस्वीर में देख सकते हैं। 2024 का ये सम्मान जो दादा फाल्के सम्मान है या पुरस्कार है, ये मिथुन चक्रवर्ती को ही मिला है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार हाल ही में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों को संयुक्त रूप से, दोनों को एक साथ लेकर हम बात कर रहे हैं, दोनों को मिलाकर, तो यहाँ की मतलब कितनी झांकियों को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन करने के लिए चुना गया है, जो कि स्वर्णिम भारत विरासत और विकास विषय यानी कि थीम पर आधारित होगी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर यह है विकल्प नंबर डी, यानी कि कुल 15 झांकी का चयन किया गया है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये पिछले वर्ष का है, मतलब ये पुरानी झांकी का एक खास करके तस्वीर यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह का होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो झांकी प्रदर्शित होगी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिलाकर 15 होगी, जो कि स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम यानी कि इस विषय पर आधारित होगी। ये इसकी एक प्रकार से विषय वस्तु आप बोल सकते हैं या फिर थीम बोल सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हम चलेंगे अब अगले 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है कि इसरो ने हाल ही में किस राज्य के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में गगनयान की पहली मानव रहित उड़ान के लिए मानव रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 असेंबल करना शुरू किया है। देखिए, जो यहाँ पर एक्चुअली प्रश्न एकदम आसान है, ये अभी असेंबलिंग शुरू हुआ इसका। यहाँ पर बस ये पूछ लिया गया है हमारे द्वारा, हमने ये पूछा है कि जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो कहाँ पर, किस राज्य में है। श्रीहरिकोटा में, ये आप लोग जानते हैं, लेकिन अगर राज्य की बात करें तो वो राज्य आंध्र प्रदेश है। अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको बता दूं कि 18 दिसंबर 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है, यहाँ पर गगनयान की पहली मानव रहित उड़ान के लिए मानव रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की जो असेंबलिंग है वो यहाँ पर शुरू किया गया है। मार्क 3 असेंबल करना शुरू किया गया है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, जो हम बात कर रहे हैं मिशन गगनयान की, इसको लेकर कई सारी बातें पहले भी आपको हमने बतलाया है। अभी एकदम यहाँ पर पुनः से हम इसको रिवाइज करते हैं कि गगनयान परियोजना में 3 दिवसीय मिशन के लिए 3 सदस्यों के दल को 400 किलोमीटर जो अंतरिक्ष कक्षा है
है यहाँ पर उसको प्रक्षेपित किया जाएगा, भेजा जाएगा। फिर उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन किया जाएगा। एक परिकल्पना की गई है कि इस तरह से ये सारी चीजें संचालित होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात यह भी है कि इस कार्यक्रम में 3 मानव रहित मिशन होंगे और एक मानव युक्त मिशन शामिल है। पहला मानव रहित मिशन 2024-25, जबकि मानव युक्त मिशन 2025 से 27 के बीच संचालित होने की उम्मीद है या फिर संचालित की जाएगी। तो कुल मिला के एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट अभी हो रहा है और कुछ अपडेट आएगी तो यहाँ से हम आपको जरूर बतलाएंगे। चलिए, अब यहाँ पर एक जानकारी और भी इसरो से ही संबंधित है कि इसके अतिरिक्त आगामी 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा से ही जो अंतरिक्ष केंद्र यहाँ से स्पेसडेक्स मिशन को लॉन्च करेगी इसरो। स्पेसडेक्स मिशन क्या है अब हम किसी और वीडियो में जानेंगे। 30 दिसंबर को जब ये लॉन्च हो जाएगा तब हम आपको इसके बारे में विस्तृत तौर पर बतलाएंगे। फिलहाल ये ध्यान रखिए 30 दिसंबर का ये चुनाव किया गया स्पेसडेक्स मिशन के लिए। फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न में इतनी जानकारी है। इसरो को लेकर हमने पिछले वीडियो में जानकारी आपको दिया है। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले 9वें प्रश्न पे। देखिए, पुस्तक द अनयील्डिंग जज लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस ए.एन. ग्रोवर, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है, के लेखक कौन है? ये पुस्तक के कवर पेज को आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसके लेखक हैं गौरी ग्रोवर, यानी कि विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, आपको बता दूं जो प्रमुख हस्ती होते हैं या फिर जो किताबें बहुत ज्यादा प्रचलित हो जाती हैं एग्जाम पे प्रश्न का रूप लेकर वो पूछे जाते हैं, यानी कि प्रश्न के रूप में वो पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली जो बीपीएससी एग्जाम आयोजित हुआ था 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स, वहां पर भी एक बुक से संबंधित या फिर युग है उपन्यास से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, ये वाला आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, जो कि रविचंद्रन अश्विन की आत्मकथा है जिन्होंने सिद्धार्थ मोंगिया के साथ मिलकर लिखा है। ये ध्यान रखिए, ये हमने बखूबी कई बार आपको बतलाया था और इस स्लाइड से आपको ये आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिला। हालांकि इनके अतिरिक्त और भी कई सारे क्रिकेटर हैं जिनकी आत्मकथा यहाँ पर दर्शाई गई है और भी कई सारे एथलीट हैं जो आप यहाँ पर मैरी कॉम, पीटी उषा या फिर शतरंज के माइंड मास्टर विश्वनाथन आनंद की बात करें, ये सभी चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई है। बखूबी मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पर्पज से आपको अच्छी तरीके से ये ध्यान रखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। अच्छा, इसके अतिरिक्त 2024 की भी सूची आपके बीच हमने रखा है। 2024 में जिन प्रमुख किताबों की अगर हम बात करें बिहार के संदर्भ में देखें तो एक तो यही है कि बिहार के गांधी नीतीश कुमार, ये पुस्तक का नाम है जो आप यहाँ पर कवर पेज को देख रहे हैं, अशोक चौधरी और उनकी पुत्री संभवी चौधरी द्वारा इसे लिखा गया है। इसके अतिरिक्त कई और भी प्रमुख पुस्तकें हमने यहाँ पर इसे एकदम से फिल्टर करके, यानी कि जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर आपके बीच रखा है, तो कम से कम इतना जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, 10वां प्रश्न है कि 69वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2024 के तहत भारतीय रेलवे ने कितने अधिकारियों को सम्मानित किया है? ये इसका 69वां संस्करण था और इसके अंतर्गत 101 रेल अधिकारियों को सम्मानित किया गया। अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कुछ बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसे कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में भारत मंडप नई दिल्ली में हाल ही में 21 दिसंबर 2024 को मैं हूँ भारतीय रेल, ये एक थीम है जो समारोह आयोजित हुआ है, तो मैं हूँ भारतीय रेल विषय पर, यानी कि इस थीम पर आधारित पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। और यहाँ पर इस पुरस्कार समारोह में भारतीय रेलवे ने अपने 101 समर्पित कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित सम्मान से उन्हें सम्मानित किया है। ये तो रही बात यहाँ पर कर्मचारियों और अधिकारियों की, लेकिन इसके अतिरिक्त 22 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले रेलवे जोन को शील्ड प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना, छोटे बड़े जो भी सभी इसमें शामिल हैं उन्हें सभी को मिलाकर यहाँ पर सम्मानित किया गया है। अच्छा, पुरस्कारों के वितरण की बात करें तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इनके द्वारा किया गया। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में चेन्नई में जन्मे किस भारतीय अमेरिकी को हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया है? देखिए, राइट आंसर है ये चेन्नई में जन्मे, ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं या फिर युग है भरतवंशी है, इनका नाम है श्री राम कृष्णन। अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना, ये व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किए गए हैं जो अभी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है। क्रम की दृष्टिकोण से वे 47वें राष्ट्रपति बने हैं। आपको ध्यान होगा जब वे 45वें राष्ट्रपति बने थे जो बाइडेन से पहले, तब ये आपके बीपीएससी एग्जाम में यही क्रम पूछा गया था, तो 45वें राष्ट्रपति बने थे जो बाइडेन 46वें हैं, अब पुनः से 47वें बन गए डोनाल्ड ट्रंप। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 12वां प्रश्न है कि दिसंबर 2024 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक अर्थात एडीबी ने कितने $1 मिलियन के ऋण आधारित या फिर नीति आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि $350 मिलियन के नीति आधारित ऋण पर भारत सरकार ने एडीबी के साथ हस्ताक्षर किया है या फिर समझौता किया है। विकल्प नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अच्छा, आज के इस सेशन को हम समाप्त करते हैं और जो जानकारी हम ऑफर को लेकर आपको दे रहे थे, एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन, और ये वाला कोर्स आपको लेना है। ये कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा बीपीएससी 71। हजारों लोगों को यहाँ से फायदा मिल रहा है, आप लोग भी इसमें शामिल होकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आपको बता दूं कि 26 दिसंबर यानी कि आज मध्य रात्रि को ये ऑफर समाप्त हो रही है। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है। अच्छा, ये जानकारी हम आपको पिछले वीडियो में विस्तृत तौर पर दे चुके हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।